हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्ता में। फ्रेंड्स, जन्म कुंडली को लगन कुंडली भी कहा जाता है। लगन का मतलब होता है किसी नवजात शिशु की जन्म की मुहूर्त में या कोई एक घटना घटित होने की मुहूर्त में राशि चक्र के 12 राशियों में से जिस राशि का उदय पूर्व दिशा में हो रहा होता है उसको लगन कहा जाता है, राइजिंग साइन कहा जाता है। और इस राशि को फर्स्ट हाउस बना के एक कुंडली बना जाता है, लग्न कुंडली। इसी को जन्म कुंडली कहा जाता है, इसलिए इसको लग्न कुंडली भी कहा जाता है। जब हम जन्म कुंडली की बात करते हैं, लगन कुंडली की बात करते हैं, तो इसी कुंडली की धारणा हमारे मन में आता है और इसी की बात हम करते हैं। जातक के जीवन के बारे में जो ओवरऑल फलित हम देखते हैं तो इसी कुंडली से देखा जाता है। और यह कुंडली जातक के जीवन के बारे में हर चीज़ को ये बता सकता है, फलित इस कुंडली से मिल सकता है। तो जातक के जीवन में कई अधिक घटनाएं होते हैं, बहुत सारी घटनाओं का सम्मिश्रण होता है जीवन। और जीवन की कुछ विशेष घटनाओं को एक विशेष तरीके से देखने के लिए एक माइक्रो लेवल पर जाके एनालिसिस करने के, उन घटनाओं को देखने के लिए, उन एरियाज के बारे में माइक्रो लेवल में जाके फलित करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए इस जो जनरल ट्रेडिशनल ये जो लग्न की बात हमने करी, इससे अतिरिक्त और कई और विशेष लग्न होते हैं। तो अगर आप पूछेंगे वो कौन से विशेष लग्न होते हैं, तो ये लग्न होते हैं नंबर 1 भाव लग्न, नंबर 2 होरा लग्न, नंबर 3 घटी लग्न, नंबर 4 इंदु लग्न, नंबर 5 श्री लग्न, नंबर 6 बर्नदा लग्न, नंबर 7 आरूढ़ा लग्न और नंबर 8 उपपद लग्न। ये 8 विशेष लग्न जीवन की 8 विशेष एरियाओं के बारे में विशेष तरीके से माइक्रो लेवल में जाके एनालिसिस करके फलित देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन 8 प्रकार के विशेष लग्नों में से 2 लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे, आरूढ़ लग्न और उपपद लग्न। आरूढ़ लग्न का मतलब क्या है, ये जीवन की किस विशेष चीज़ को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैसे आरूढ़ लग्न को निकाला जाता है, आरूढ़ लग्न की कुंडली को बनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सेकेंडली उपपद लग्न, उपपद लग्न का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, और उपपद लग्न को जीवन की किन विशेष एरिया को विशेष तरीके से देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कुंडली में उपपद लग्न को कैसे बनाया जाता है, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, जानकारी पूर्ण लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अधिक देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आरूढ़ लग्न से शुरू करते हैं। आरूढ़ का मतलब होता है आरोहित, प्रतिबिंब, अर्थात यह प्रतिबिंब है। किस चीज़ का प्रतिबिंब है, ये जो लगन कुंडली है उसका जो लगन है उसका प्रतिबिंब है। ये आरूढ़ लग्न जातक की बाहरी छवि को दर्शाता है, उस छवि को दर्शाता है जो अन्य लोगों ने उनके बारे में बनाया है। जिस तरह से लोग उनको देखते हैं और जिस तरह से लोग उनको देखते हैं वो रियलिटी में इस तरह के नहीं भी हो सकते हैं। तो लग्न उसको बताता है जो आप रियल में हो, जो आप अंदर से हो, जो आपके साथ रियलिटी में हो रहा है, जिन चीज़ों से आप रियलिटी से गुजर रहे हो। और आरूढ़ लग्न वो है जो बाहर दिखता है और जो दिखता है वो सही नहीं भी हो सकता है। आप जैसे बाहर दिख रहे हो वैसा आप नहीं भी हो सकते हो। आप रियल में क्या है ये लग्न बताता है और
आपकी बाहर की छवि, समाज में आपकी छवि क्या है, लोगों में आपकी छवि क्या है, लोग आपकी कौन छवि को बनाते हैं, यह है आरूढ़ लग्न। अब आप बोलते होंगे कि तो आरूढ़ लग्न अगर रियलिटी नहीं है, ये एक छवि है, तो इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों इसको देखना चाहिए? तो इसकी बहुत अधिक उपयोगिता है। तो इसको कुछ एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं आपकी पारिवारिक लाइफ, पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं है, यह अनप्लीजेंट है, अनहैप्पी है, स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेन है, कन्फ्लिक्ट है, कंट्रडिक्शंस है। लेकिन बाहर के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, इसको अच्छे देखते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, इसको बहुत खुशहाल देखते हैं, मज़े में आप हैं ऐसा दिखते हैं, और आपको एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आप लीड कर रहे हैं ऐसा लोग मानते हैं। इस तरह से आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को लोग देखते हैं। तो जो आपकी पर्सनल लाइफ है, इसका जो छवि बाहर जा रहा है, तो रियलिटी से ये अलग जा रहा है, ये आरूढ़ लग्न से होता है। नंबर 3 एग्जाम्पल, आप बहुत धनवान नहीं हैं, आपका जीवन ठीक ठाक चलता है, अच्छी तरह से चलता है, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आसानी से वो पूरे हो जाते हैं और ठीक ठाक जीवन चलता है, और बहुत अच्छा और लग्जरी भी नहीं है। लेकिन बाहर के लोग आपको ऐसे दिख रहे हैं कि आप में बहुत अधिक संपन्नता है, बहुत अधिक धनवान हैं आपकी जो फिनेंशियल पोजीशन है ये बहुत अच्छा है, और आप बहुत अच्छा और क्वालिटी और लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। इस तरह से आपकी जो है लाइफस्टाइल के बारे में इस तरह की व्यू लोग रखते हैं। और एक उदाहरण हम ले सकते हैं, बॉलीवुड के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, इनकी जीवन हम बहुत ही ग्लैमरस देखते हैं, सब कुछ है, और बहुत खुश है, भर भर के सुख है, इनमें प्लेजर है, आनंद है, खुशी ही खुशी है। हम उनकी लाइफस्टाइल से हम ऐसा देखते हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ अनहैप्पी हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, दुख दर्द भरा हुआ हो सकता है, लेकिन बाहर इस तरह से देखते हैं, और लोग उनके बारे में ऐसे धारणा बनाते हैं, इस तरह से देखते हैं, वो तो बहुत खुश हैं और सारी खुशियाँ उनके पास है, और एक बहुत ही खुशी की लाइफ जी रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। ये जो है आरूढ़ लग्न इसको दिखाता है। तो आरूढ़ लग्न के प्रयोग से यह देखा जाता है कि आप करियर में कितना प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी करेंगे, कितना सक्सेस आपको करियर में मिलेगा। आप जितना डिजर्व करते हैं उससे कम मिलेगा या उससे बहुत अधिक मिलेगा। समाज आपको किस तरह से देखता है, समाज में आपको मान सम्मान कितना मिलेगा, जो आप डिजर्व करते हैं आपकी क्वालिटी से, उससे कम मिलेगा या उससे अधिक मिलेगा। आपका नेम फेम, आप में जो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है आप में, उसके अकॉर्डिंग बहुत कम मिलेगा या उतना ही मिलेगा या उससे बहुत अधिक मिलेगा, ये आरूढ़ लग्न बताता है। तो जातक को जीवन में कितना सक्सेस मिलेगा, मान सम्मान, रुतबा, पावर, पोजीशन, नेम फेम कितना मिलेगा, इसको देखने के लिए आरूढ़ लग्न देखना चाहिए। और जब हम एक्टर एक्ट्रेस की कुंडली देख रहे हैं तो ये आरूढ़ लग्न देखना ही चाहिए। अगर आरूढ़ लग्न सपोर्ट कर रहा है तो उनको जो है नेम फेम, जो है ग्लैमर, ये मिलेगा। कई बार हम यह देखते हैं कि लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, नॉलेजेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको उस लेवल की तरक्की नहीं मिल पाता, उस लेवल की पोजीशन नहीं मिल पाता। और कई बार यह भी देखते हैं कि जो लोग बहुत अधिक क्वालिफाइड नहीं है, उतना अधिक गुणवान ज्ञानवान नहीं है, तो भी उनको
जो पोजीशन मिलता है वो बहुत अच्छा पोजीशन मिलता है। जो डिजर्व वो करते हैं एक्चुअली उनकी नॉलेज और उनकी एबिलिटी से, उससे कई अधिक उनको मिल रहा है ऐसा हमको लगता है। तो ये सारी चीज़ें कितना मिलेगा, डिजर्व जो करते हैं उससे कम मिलेगा या उससे अधिक मिलेगा, ये जो लग्न कुंडली के अतिरिक्त ये आरूढ़ लग्न को भी देखना चाहिए। आरूढ़ लग्न की कुंडली से ही हमको ये पता चलता है। इसकी उपयोगिता और महत्व यह है। आइए अब आरूढ़ लग्न कैसे बनाया जाता है इसको जानते हैं। आरूढ़ लग्न मेन कुंडली से ही बनाया जाता है। जो D1 चार्ट है उसी से आरूढ़ लग्न बनाया जाता है। आरूढ़ लग्न कैसे बनाया जाता है इसके रूल को जल्दी से समझ लेते हैं और इसके पश्चात इन रूल को चार्ट में लगा के भी हम और क्लियर होकर समझने की प्रयास करेंगे। आरूढ़ लग्न को बनाने के लिए अर्थात आरूढ़ लग्न की कुंडली को बनाने के लिए मेन कुंडली D1 की जो कुंडली है उसकी लगन की स्वामी ग्रह लगन लॉर्ड को देखना होता है। लगन का स्वामी ग्रह कुंडली के किस घर में बैठा है, लगन से कितनी दूरी में, कितनी घर की दूरी में बैठा है, इसको गिनना होता है, काउंट करना होता है। जितनी घर की दूरी में बैठा होता है वहाँ से जहाँ लग्न लॉर्ड बैठा है उतना ही घर को काउंट करना होता है, उस घर से शुरू करके, और जहाँ वो घर होता है उसी में उसका जो आरूढ़ लग्न होता है। ये जनरल रूल है और इसके 3 एक्सेप्शन रूल हैं। नंबर 1, लग्न कुंडली में अगर लग्न में ही लगन का स्वामी ग्रह बैठा है तो लग्न आरूढ़ लग्न नहीं हो सकता। इसीलिए वहाँ से 10 घर आगे गिनना चाहिए। अर्थात लग्न में अगर लग्न का स्वामी ग्रह बैठा है तो उसके 10वें घर में आरूढ़ लग्न होगा। और अगर लग्न का स्वामी ग्रह 7th हाउस में बैठा है, लगन की ऑपोजिट के घर में बैठा है, तो उसकी ऑपोजिट के घर में भी आरूढ़ लग्न नहीं हो सकता। इसीलिए उस 7th हाउस से 10th हाउस काउंट करना चाहिए। तो 10th हाउस 7th हाउस से काउंट करने से 4th हाउस होता है। तो लगन का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठा हुआ होता है तो आरूढ़ लग्न 4th हाउस में होता है। और तीसरा एक्सेप्शन रूल यह है कि लग्न का स्वामी ग्रह अगर 4th हाउस में बैठा हुआ होता है तो आरूढ़ लग्न 4th हाउस ही होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, लग्न का स्वामी ग्रह अगर 4th हाउस में बैठा हुआ होता है तो आरूढ़ लग्न 4th हाउस ही होता है। तो ये है 4 रूल। इसको हम चार्ट में लगा के और अधिक अच्छी तरह से समझने की प्रयास करते हैं। आप स्क्रीन में 2 चार्ट देख रहे हैं। एक लग्न लिखा है, ये लग्न चार्ट है, और दूसरा आरूढ़ लग्न है। अब लग्न कुंडली में आइए। लग्न कुंडली यह मेष लगन का कुंडली है। जो सबसे ऊपर की घर में एक लिखा हुआ है, इसको सर्कल भी किया हुआ है। मेष लगन की जो स्वामी ग्रह होते हैं वह मंगल होते हैं। तो इस कुंडली में आप देखिए मंगल जो है 3रा घर में बैठा हुआ है। अपनी जो घर है, लग्न है, वहाँ से 3रा घर में बैठा हुआ है। तो मंगल जहाँ बैठा है, अब वहाँ से 3रा घर हम काउंट करते हैं। तो आप काउंट कीजिए, लग्न से 3रा घर में मंगल है जो आप देख रहे हैं, मार्च लिखा हुआ है, वहाँ से 1 2 3, तो 5 नंबर घर 3रा होता है जो सिंह राशि का है। तो यह आरूढ़ लग्न होगा। इसीलिए आरूढ़ लग्न में आप देखिए यहाँ से खींच के इसको जो है आरूढ़ लग्न कुंडली में वहाँ 5 लग्न में जो है आरूढ़ लग्न कुंडली को आपको दिखाया है। और अब क्या होता है, जो लग्न कुंडली में जो दूसरे जो ग्रह हैं वो जिस राशि में बैठे हैं लग्न कुंडली में, आरूढ़ लग्न कुंडली में भी वो सारी ग्रह उन्हीं राशियों में बैठेंगे।
सिर्फ यहाँ क्या होगा, लग्न का जो लग्न है वही चेंज होगा। अब 2 नंबर चार्ट देखते हैं। यहाँ लग्न कुंडली फिर से मेष लगन है और लगन का स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल 4th हाउस में बैठे हैं, तो 4th हाउस में बैठने से 4th हाउस ही होगा। इसको मैं थोड़ा अधिक इंटरप्रिटेशन करके यहाँ दिखाया है। जैसे जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लगन का स्वामी ग्रह जिस घर में बैठे हैं उस घर तक लगन से कितने घर की दूरी होती है उसको काउंट करना होता है, और उससे उतने ही घर आगे गिनती करके वहाँ आरूढ़ लग्न होता है। तो इस रूल के हिसाब से लग्न के स्वामी ग्रह मंगल देव 4th हाउस में 4 घर में बैठे हैं, तो 4th हाउस से 4 घर आप काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 7th हाउस आएगा। ये 4th, 5th, 6th और 7, ये 4 घर में 1 2 3 4 7th हाउस में आता है। तो 7th हाउस जो लग्न का विपरीत जो हाउस है वो आरूढ़ लग्न नहीं हो सकता, और इस कंडीशन में उस घर से 10th हाउस काउंट करना पड़ता है। तो 7th हाउस से 10th हाउस हम काउंट करते हैं तो हम पहुंचते हैं 4th हाउस में, चौथा घर में। इसीलिए मैंने इसको यहाँ इस तरह से दिखाया है। लगन का स्वामी ग्रह चौथा घर में बैठा है, वहाँ से 4 घर काउंट करके हम 7th हाउस में आए हैं, और 7th हाउस से 10th हाउस काउंट करके फिर से हम चौथा घर में पहुँचे हैं, ये मैंने दिखाया है। और आरूढ़ लग्न ये चौथा घर का जो राशि है, ये कर्क ये हुआ है, इसको आरूढ़ लग्न में खींच के दिखाया है। अर्थात 4th हाउस में अगर लगन का स्वामी ग्रह बैठता है तो 4th हाउस से आरूढ़ लग्न होता है। अब तीसरी उदाहरण देखिए, लग्न कुंडली देखिए, मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली में मंगल स्वामी ग्रह होते हैं। मंगल 7th हाउस में बैठे हैं, मैंने खींच के नीचे दिखाया है एरो मार्क से। 7th हाउस में मार्स बैठे हैं, तो 7th हाउस आरूढ़ लग्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये लग्न का विपरीत घर है। प्रिंसिपल ये है, लग्न का विपरीत घर या लग्न खुद आरूढ़ लग्न नहीं हो सकते। तो इस कंडीशन में 10th हाउस हमको काउंट करना पड़ता है उस घर से, अर्थात 7th हाउस से। तो 7th हाउस से आप 10th हाउस काउंट कीजिए, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 10th। तो कर्क राशि में 4th हाउस जो कर्क राशि होता है वो फिर से आरूढ़ लग्न हुआ। तो ये आरूढ़ लग्न हुआ बोल के मैंने खींच के आरूढ़ लग्न में ये कर्क राशि दिखाया है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चौथा उदाहरण देखिए, फिर मेषी लगन है। एक ही लगन से मैंने एक क्लियर से समझाने के लिए एक ही लगन का यूज किया है। लगन में से लगन का स्वामी ग्रह मंगल 10th हाउस में बैठे हुए हैं। 10th हाउस से 10th हाउस हमको काउंट करना होगा अब प्रिंसिपल से, है ना। लगन का लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं लगन से, तो मंगल जहाँ बैठे वहाँ से 10th हाउस हमको काउंट करना होगा। जब हम 10th हाउस काउंट करते हैं तो हम 7th हाउस में आप पहुँचते हैं। 7th हाउस लेकिन लगन का ऑपोजिट हाउस ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमको 10th हाउस फिर काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ से 10th हाउस काउंट करने से फिर हम 4th हाउस में और कर्क में पहुँचते हैं। तो इसलिए यहाँ मैंने कर्क को खींच के आरूढ़ लग्न में दिखाया है। आपको ये बात समझ में आया होगा, 1-2 बार आपको इसको रिपीट करके देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा। अब लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फिर मेष लगन है, एरीज एसेंडेंट है। लगन का स्वामी ग्रह कहाँ है? लगन में है, अपने ही घर में बैठे हैं। तो जो जनरल रूल है उसके हिसाब से लगन ही होना चाहिए, है ना। लेकिन लगन तो नहीं होगा, लगन और 7th हाउस तो नहीं होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ से हमको 10th हाउस काउंट करना होगा। होना चाहिए था लगन में ही, लेकिन लगन नहीं होगा, इस स्थिति में 10th हाउस काउंट करना चाहिए। तो यहाँ से 10th हाउस काउंट करें तो हम मकर में आते हैं, 10th हाउस। तो ये आरूढ़ लग्न होगा, तो इसको खींच के मैंने
आरूढ़ लग्न मकर राशि में लग्न दिखाया है, आरूढ़ लग्न दिखाया है। तो 5 उदाहरण मैंने दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आपको ये क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपपद लग्न। उपपद को गौण पद भी कहा जाता है। उपपद किस लिए देखा जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? उपपद से आपकी पाउस के बारे में जानने के लिए, आपकी पाउस की रूप रंग कैसा होगा, ये आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी की बात करता है, दोनों ब्यूटी की बात करता है। आपकी पाउस की रूप रंग, क्वालिटी, नेचर, स्वभाव कैसा होगा, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, उनकी प्रोफेशन क्या हो सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा हो सकता है, इसके बारे में, और आपकी मैरिड लाइफ कैसा होगा, कैसी वाइफ आपको या हस्बैंड आपको मिलेगी या मिलेगा, इसके बारे में डिटेल में और माइक्रो लेवल में उपपद लग्न और उपपद लग्न का कुंडली बताता है। इसलिए ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, उपपद लग्न पाउस के बारे में और मैरिज लाइफ के बारे में जो भी बताता है, ये बहुत अधिक सटीक बताता है। पाउस और मैरिज लाइफ के लिए हम लगन कुंडली के 7th हाउस देखते हैं और दारा कारक देखते हैं, और चंद्रमा से भी 7th हाउस देखते हैं, वेनस से भी 7th हाउस देखते हैं, दारा कारक से 7th हाउस देखते हैं। दारा कारक तो एक प्लानिट होता है, वो लग्न नहीं होता है, तो उससे भी देखने की जो है रूल है, और नवांश कुंडली से देखते हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी देखना चाहिए, और डिटेल में माइक्रो लेवल में पाउस के बारे में जानने के लिए हमको उपपद लग्न देखना ही चाहिए, देखना ही होगा। और उपपद लग्न आपकी लॉन्ग रिलेशन को, अर्थात मैरिड लाइफ को ही ये बताता है। आपकी शॉर्ट टर्म की जो रिलेशन होता है, आया गया जो रिलेशन होता है, उसके बारे में उपपद लग्न नहीं बताता। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ही, अर्थात मैरिड लाइफ को ही और पाउस के बारे में ही स्पेशल तरीके से और ये माइक्रो लेवल में बताता है। तो इसकी महत्व ये है और इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब उपपद लग्न कुंडली कैसे बनाया जाता है, इसको समझते हैं। पहले इसकी रूल के बारे में बता दूं। इसकी रूल भी जो आरूढ़ लग्न की रूल सेम रूल है, इसीलिए मैंने ये दोनों को एक साथ चुना है। आरूढ़ लग्न की जो रूल है वही रूल उपपद लग्न की कुंडली बनाने में अप्लाई होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि नाम भी अलग अलग है और एरिया भी इनकी अलग अलग है। तो गौण पद है, लगन से हम आरूढ़ लग्न बनाते हैं, और उपपद लग्न लगन का जो 12 हाउस है, 12वां घर है लगन से, उस घर के स्वामी ग्रह लगन कुंडली में जहां बैठे हैं, उस घर से कितनी दूरी में बैठे हैं, उस घर को काउंट करना है, और उससे आगे उतने ही घर काउंट करके उपपद लग्न को निर्णय करना है, जैसे हमने आरूढ़ लग्न में किया है। रूल एग्जैक्टली सेम है। इसकी जो मेन रूल है और इनकी जो स्पेशल एक्सेप्शनल रूल है, सारी सेम है। यहाँ जो लग्न की जगह 12 हाउस लेना है, और लग्न की लड़ की जगह 12 हाउस की लड़ को लेना है, और 12 हाउस की अपोजिट हाउस 6 हाउस होता है, छठा घर होता है, लेकिन लग्न से अपोजिट हाउस 7th हाउस होता है। उपपद लग्न के लिए अपोजिट हाउस हम छठा घर देखेंगे। तो आइए इन रूल को लगा के हम उपपद लग्न बनाते हैं। तो चार्ट में आप लग्न कुंडली और उपपद लग्न कुंडली देख रहे हैं। लग्न कुंडली में लग्न मेष है, यहाँ लिखा हुआ है लग्न, और अब हमें मेष लग्न की 12 हाउस देखना है। मेष लग्न की 12 हाउस क्या होता है? मीन होता है। यहाँ सर्कल करके दिखा दिया है। अब मीन का जो 12 हाउस का जो राशि है, मीन है, उसकी स्वामी ग्रह जुपिटर। अब लग्न कुंडली में जुपिटर कहाँ बैठे हैं, इसको देखना है। तो यहाँ लग्न कुंडली में जुपिटर 4th हाउस में बैठे हैं। लग्न से 4th हाउस होता है, लेकिन उनकी अपनी घर 12 हाउस से 5वां घर होता है। तो यहाँ से 5वां घर हम आगे गिनते हैं। तो जुपिटर जो है 4th हाउस में है,
12 हाउस से 5वां घर होगा, जुपिटर यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ से 5 घर आप गिनिए, तो ये काउंट करने पर हमको 8 हाउस मिलता है जो वृश्चिक राशि में पड़ता है। तो ये उपपद लग्न हुआ। तो ये उपपद लग्न हुआ बोल के यहाँ उपपद लग्न में मैंने 8 नंबर का जो राशि है वृश्चिक राशि को लग्न बना के उपपद लग्न दिखाया है। अब सारे दूसरे जो प्लानेट है लगन कुंडली में उसी के अकॉर्डिंग बैठेंगे, ठीक है जी, इवन जुपिटर भी। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, लग्न मेष है, 12 हाउस फिर मीन होगा। अब मीन की जो स्वामी ग्रह है, 12 हाउस के स्वामी ग्रह कहाँ बैठे हैं? 6ठा घर में बैठे हैं, अपोजिट घर में बैठे हैं, है ना। तो अपोजिट घर में बैठे हैं, तो यहाँ से काउंट करें तो 7 घर फिर वहीं 12 में जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है कि नहीं। ये जो 6th हाउस में अब जुपिटर देख रहे हैं, 12 हाउस से सीधा ऑपोजिट में है, 7 घर की ऑपोजिट में है। यहाँ से 7 घर गिनेंगे तो आपको फिर वही 12 हाउस होगा। तो जो लगन है या जो 12 हाउस है उपपद लग्न के लिए 12 हाउस खुद उपपद लग्न नहीं हो सकता। तो इसीलिए जुपिटर जहाँ बैठा है वहाँ से 10 घर काउंट करना है। 10 घर काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ से 10 घर काउंट करेंगे तो आपको 3rd हाउस मिलेगा। लगन से 3rd हाउस और 12 हाउस से 4th हाउस। और क्या राशि है ये मिथुन है। तो ये उपपद लग्न हुआ बोल के मैंने इसको खींच के उपपद लग्न में ये मिथुन राशि उपपद लग्न हुआ बोल के ये दिखाया है। आपको समझ में आया होगा। अब एक अंतिम उदाहरण, फिर मेष लगन की कुंडली 12 हाउस मीन होता है। अब 12 हाउस के स्वामी ग्रह आप देखते हैं, जुप बोल के मैंने लिखा है, जुपिटर की शॉर्ट फॉर्म, 12 हाउस में ही बैठे हुए हैं। तो अपने ही घर में ये 12 हाउस में ये नहीं बैठ सकते। अगर वहाँ बैठते हैं तो वहाँ से 10 घर हमको गिनना होता है। 10th हाउस हमको काउंट करके वहाँ हमको कौन सा राशि होता है उसको देखना होता है। तो 12 हाउस से 10th हाउस हमको काउंट करना होगा, क्योंकि 12 हाउस में ही 12 हाउस के लॉर्ड बैठे हुए हैं। तो यहाँ से गिनते हैं तो लगन से 9th हाउस होगा और 12 हाउस से 10th हाउस होगा, लगन का 9th हाउस जो धनु राशि है। तो ये उपपद लग्न होता है। तो ये उपपद लग्न हुआ है बोल के मैंने इसको खींच के उपपद लग्न में धनु राशि को लग्न बना के दिखाया है। तो फ्रेंड्स, आरूढ़ लग्न क्या है, इसका महत्व क्या है, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे आरूढ़ लग्न बनाया जाता है, उपपद लग्न क्या है, महत्व क्या है, किस लिए उपपद लग्न का प्रयोग किया जाता है और उपपद लग्न कैसे बनाया जाता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार प्रैक्टिस करने से आप क्लियर हो जाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में उपपद लग्न कैसे देखना चाहिए, उपपद लग्न से पाउस के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, मैरिड लाइफ के बारे में कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। इसीलिए मैंने यह आरूढ़ लग्न और उपपद लग्न की वीडियो पहले बनाया है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।